Hello everyone, today we are going to start a new chapter of class 9, chapter 5th, Introduction to Euclid's Geometry. इसका आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अब देखिए ये जो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, तो यूक्लिड्स की ज्योमेट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये यूक्लिड्स कौन है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं ये यूक्लिड कौन है। यूक्लिड वाज अ ग्रीक मैथमेटिशियन एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट। ही वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड जो है वो मैथमेटिशियन थे अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में। ही वाज आल्सो नोन एज फादर ऑफ ज्योमेट्री। इनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता था। फादर ऑफ ज्योमेट्री क्यों कहा जाता था, पहले हम ये पढ़ लेते हैं ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री आप सबको पता होगा, ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। ज्योमेट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं लाइंस, मेजर, पॉइंट, सरफेस, सॉलिड, डायमेंशन एक्सेट्रा, ठीक है। ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम इन सभी के बारे में स्टडी करते हैं। तो यूक्लिड जो होते हैं उन्होंने इसके बारे में और स्टडी की और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था एलिमेंट्स। उसके अंदर इन्होंने जितनी भी ज्योमेट्री की ये जो लाइंस, पॉइंट, सरफेस, इन सब की डेफिनेशंस दी और इनके बारे में बताया। वहीं से कुछ डेफिनेशन, एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स इस चैप्टर में दिए गए हैं जो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, जो इनकी बुक से लिया गया है। कौन सी बुक थी इनकी? एलिमेंट्स। तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इनकी डेफिनेशंस, जो इन्होंने ज्योमेट्री की डेफिनेशंस दी है। डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एक्सियम्स के बारे में पढ़ेंगे और पोस्टुलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो भी इन्होंने ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस जो दी हैं, ठीक है, उसको पढ़ेंगे। और ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या होता है वो चलिए हम देख लेते हैं। अब देखिए एक्सियम्स क्या होता है और पोस्टुलेट्स क्या होता है। देखिए ये दोनों चीजें कब आई? ये आई डेफिनेशंस के बाद। क्यों आई? जैसे मैं एक कोई भी डेफिनेशन ले लेती हूँ जो इन्होंने दी थी, बाकी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक डेफिनेशन इनकी ले लेती हूँ। जैसे एक डेफिनेशन है इनकी, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, ठीक है। इन्होंने डेफिनेशन बताई पॉइंट की। पॉइंट क्या है? जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता, ठीक है। अब ये इन्होंने डेफिनेशन बता दी। अब इसके अंदर एक वर्ड आ जाता है पार्ट। तो इसके अंदर एक अनडिफाइंड टर्म्स आ गई पार्ट। अब पार्ट को डिफाइन करेंगे तो पार्ट क्या होता है? पार्ट वो होता है जो कुछ स्पेस घेरता है, मतलब कुछ ऑक्यूपाइड एरिया होता है, जिसका ऑक्यूपाइड कुछ एरिया होता है। अगर हम इसको पार्ट को डिफाइन करने जाते हैं तो फिर आ जाता है एरिया, तो इसमें भी अनडिफाइंड टर्म आ जाती है। फिर एरिया को डिफाइन करने जाएंगे तो उसके बाद मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि जैसे जैसे हम किसी भी एक टर्म को डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर अनडिफाइंड टर्म आ जाती है, फिर उसको फर्दर डिफाइन करते हैं, उसके अंदर एक और टर्म आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि उनको एजम्पशन ही कर दिया जाता है, मतलब जरूरी नहीं होता उसको प्रूव करने का, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, इसे जरूरत नहीं है प्रूव करने की कि ये एक पॉइंट है। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो उसके बाद ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स आए। अब ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स क्या है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब axioms assumption throughout mathematics that are obvious and do not need to be proved। ये जो axioms होते हैं वो assumption थ्रू आउट मैथमेटिक्स, मतलब पूरी मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेबल होता है। ये जो ऑब्वियस होता है, मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जिसको हमें जरूरत नहीं होती प्रूफ करने की। जैसे थ्रू आउट मैथमेटिक्स में हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 और मैं इसमें ऐड कर दूं 2, ठीक है, तो ये कितना होगा? 4।
ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर मैं 2 में 2 ऐड करती हूँ तो वो 4 होगा। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये जो अजम्पशन है उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अब पोस्टुलेट्स क्या होता है, पोस्टुलेट्स होता है अजम्पशन स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री। ये तो थ्रू आउट मैथमेटिक्स के लिए था, एग्जाम्स जो होता है वो थ्रू आउट मैथमेटिक्स का मतलब पूरी मैथमेटिक्स के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन पोस्टुलेट्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए होता है। ठीक है, पोस्टुलेट एग्जाम्पशंस किसके लिए होता है, स्पेसिफिक ज्योमेट्री के लिए, दैट आर ऑब्वियस, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, डू नॉट नीड टू बी प्रूव, जिसे प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैंने अभी भी एग्जांपल लिया था, ये एक पॉइंट है, तो हम इसको प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं है, ये पॉइंट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाँ ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब हम इसके डेफिनेशन, एग्जाम्स और पोस्टुलेट्स देख लेते हैं आगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स डेफिनेशंस। जो यूक्लिड ने डेफिनेशंस दिए हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। जो पॉइंट होता है, पॉइंट क्या होता है, एक डॉट। ये जो पॉइंट है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, जिसका कोई भी पार्ट नहीं होता। उसने पॉइंट की डेफिनेशन किस तरह से दी है, जिसका और कोई पार्ट नहीं हो सकता, इसे फर्दर और पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है, पॉइंट। अब सेकंड डेफिनेशन है, आ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। जो एक लाइन होती है, एक जो लाइन है वो ब्रेथलेस लेंथ होती है, मतलब उसके अंदर कोई भी ब्रेथ नहीं होती, कोई भी चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लाइन की क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रेथ उसमें नहीं होती। ठीक है, अब इसकी थर्ड है, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन होती है उसके लास्ट में, एंड में जो होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। जो लाइन के एंड्स में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वहां पर पॉइंट्स होते हैं। क्लियर। और क्या कहा है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उसके ऊपर पॉइंट्स होते हैं जो उसको एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसलिए वो एक स्ट्रेट लाइन होती है क्योंकि उसके ऊपर अपने ही पॉइंट्स होते हैं। क्लियर। अब क्या कह रहा है वो फिफ्थ डेफिनेशन में, हाँ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है। ठीक है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, जिसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है, वो क्या होता है, सरफेस। अब क्या कह रहा है सिक्स्थ में, द एज ऑफ सरफेस आर लाइन। जो इसकी एजेस होती हैं, जो इसके लास्ट में होती हैं, ये क्या होती हैं, ये भी क्या होती हैं, लाइंस। जो इसकी एजेस होती हैं वो क्या होती हैं, लाइंस। जैसे इसने इसमें कहा था कि लाइन के एजेस क्या होती हैं, लास्ट पॉइंट, लास्ट में क्या होता है, लाइन के पॉइंट्स होते हैं, और जो सरफेस होती है उसके लास्ट में क्या होती हैं, लाइंस। क्लियर। अब सेवंथ क्या कह रहा है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद अ स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जिस तरह से उसने इसमें कहा था कि एक लाइन के ऊपर पॉइंट्स होते हैं जो उसको एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, इसी तरह से जो सरफेस होता है उसके ऊपर लाइंस होती हैं जो उसको प्लेन सरफेस बनाते हैं। ठीक है, इवनली क्या होती है, उस पे लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जो उसको प्लेन बनाते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड्स एक्सियम्स। अब यूक्लिड के जो एक्सियम्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये 7 एक्सियम्स हैं जिनके वन बाय वन हम हर एक के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सियम्स है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कि अगर सेम चीज के इक्वल है तो वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब कैसे, देखिए, जैसे मैं ले लेती हूँ x जो है वो 2 के इक्वल है। ठीक है,
और y जो है वो भी 2 के इक्वल है। तो ये x 2 के इक्वल है, y भी 2 के इक्वल है, दोनों सेम थिंग्स के इक्वल हैं, तो x और y भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो x इक्वल हो जाएगा y। क्लियर? अब सेकेंड है, इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अगर इक्वल में इक्वल ऐड किया जाता है तो जो होल आता है वो भी इक्वल। ये तो बहुत सिंपल है, देखिए इक्वल है कोई भी, मैंने ले लिया 5, इक्वल होगा 5 के, दोनों इक्वल हैं और दोनों तरफ इक्वल ही ऐड कर देते हैं। जैसे मैं दोनों तरफ ऐड कर देती हूँ 2, इक्वल ही ऐड कर दिया, तो होल कितना आ जाएगा, ये 7, ये भी कितना आ जाएगा 7। तो अगर इक्वल में इक्वल ही ऐड किया जाता है तो वो होल जो आता है वो भी इक्वल होगा। सिंपल है। अब नेक्स्ट एक्सियम, अब देखिए थर्ड एक्सियम है यूक्लिड का, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। वो कह रहा है कि अगर इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो रिमाइंडर बचता है वो भी इक्वल होगा। ये भी सिंपल है, जैसे हमने एडिशन में किया है, एडिड में, इसी तरह सब्ट्रैक्टेड में करेंगे कि अगर 5 इक्वल है 5, इक्वल में से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर दें, दोनों में से हमने 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये जो रिमाइंडर आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आ गया 3, और ये भी कितना आ गया 3। अगर इक्वल में से इक्वल ही सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है वो भी इक्वल होगा। सिंपल। अब देखिए फोर्थ एग्जाम्स, थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब देखिए कोई एक लाइन है ए बी, ठीक है, ये ले ली मैंने 5 सेंटीमीटर, और कोई दूसरी लाइन है पी क्यू, ये क्या है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये अगर मैं इसको इसके ऊपर रखती हूँ तो ये कौन साइड हो जाएगी, मतलब एक के ऊपर एक आ जाएगी ये, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो थिंग्स विच कॉन्साइड विद वन अनदर, अगर एक के ऊपर एक लाइन होती है, मतलब कोई भी थिंग है वो जो कॉन्साइड कर रही है, एक के ऊपर एक है, तो वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। मतलब अगर कॉन्साइड है, एक के ऊपर एक लाइन है, तो ए भी इक्वल होगा पी क्यू के। क्लियर? तो ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। अगर ये दोनों कॉन्साइड है, एक के ऊपर एक आ जाती है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। नाउ यूक्लिड्स का फिफ्थ एक्सियम है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स। जो होल होता है वो उसके पार्ट का ग्रेटर होता है, ग्रेटर देन होता है। अब जैसे एक सर्कल है, इसका मैं पार्ट्स कर देती हूँ, तो इसका जो एक पार्ट है, ये जो इसका पार्ट है, ये हमेशा इस पूरे का क्या होगा, छोटा होगा। तो ये पूरा जो होगा, होल जो होगा, वो ग्रेटर देन होगा इसके पार्ट से। क्लियर? तो द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट्स, जो होल होता है वो ग्रेटर होता है हमेशा पार्ट से। अब इसका सिक्स्थ अज्यूम्स है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि अगर सेम थिंग्स का डबल किया जाता है तो वो इक्वल होगी एक दूसरे के। जैसे एक्स मैं ले लेती हूँ, डबल है ए का, ठीक है, ए का डबल है, और वाई जो है ये भी डबल है ए का, मतलब दोनों ही ए का डबल है, जो भी ए है उसका डबल है एक्स, और वाई भी 2 ए का डबल है। तो जब ये दोनों सेम है तो एक्स और वाई इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक्स का भी 2 ए का डबल है और वाई भी ए का डबल है, तो एक्स और वाई आपस में इक्वल हो जाएगा। या फिर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जो एक्स है वो 2 गुना है 3 का, ठीक है, कितना हो गया ये 6। वाई जो है ये भी
3 का डबल है मतलब ये भी 6, जब ये भी 6 है ये भी 6 है तो एक्स वाई आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब यूक्लिड का ये लास्ट एग्जाम्स है, 7th एग्जाम्स। थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। जैसे हमने 6 किया था कि डबल था, इसी तरह से इसमें हाफ है, अगर सेम थिंग्स का हाफ करते हैं इक्वल तो वो एक दूसरे के इक्वल होगा। अब कैसे करेंगे, जैसे x जो है वो a का हाफ है और y भी a का हाफ है, क्योंकि सेम थिंग्स का हाफ करना है। x भी a का हाफ है और y भी a का हाफ है, तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो x और y आपस में इक्वल हो जाएगा। क्लियर? अब हम नेक्स्ट करेंगे इसके पोस्टुलेट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूक्लिड पोस्टुलेट्स। यूक्लिड के पोस्टुलेट्स 5 हैं। इसका फर्स्ट पोस्टुलेट है, आई स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सिंपल क्या कह रहा है, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो वन पॉइंट से, एक पॉइंट से ड्रॉ की जाती है एनी अदर पॉइंट तक। ठीक है, सिंपल कहने का मतलब है जो एक लाइन होती है उसके एंड में क्या होते हैं, पॉइंट्स, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ की। अब इसका सेकंड पोस्टुलेट है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनाइटली। जो टर्मिनेटेड लाइन होती है, एक लाइन है, टर्मिनेटिंग लाइन है, उसको हम आगे भी और कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इधर भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और इधर भी कितना भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब इसका थर्ड पोस्टुलेट है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी सेंटर और कोई भी रेडियस से। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, कोई सेंटर ले लेती हूँ, यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, और इसी सेंटर से मैं और भी सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, छोटा बड़ा कितना भी। या फिर मैं एक रेडियस ले लेती हूँ, एक मैंने लाइन ले ली, यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। तो मैं कहीं पर भी किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से सर्कल। अब इसका फोर्थ पोस्टुलेट है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू द वन अनदर। जो राइट एंगल है, अगर मैं राइट एंगल ऐसे बना दूं, ये एक राइट एंगल है, और अगर मैं ऐसे बना दूं, ये भी एक राइट एंगल है, मैं ऐसे बना दूं राइट एंगल, ये भी राइट एंगल है, तो जितने भी राइट एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट पोस्टुलेट है यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, if a straight line falling on two straight lines make the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles. देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, लेकिन इजी है, बस घुमा कर दे रखा है। ये क्या है, क्या कह रहा है इस पोस्टुलेट्स में कि एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करती हैं। जैसे एक ये रही स्ट्रेट लाइन और एक हमने ये बना दी, और इस पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है। ठीक है, अब वो कह रहा है इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, ये जो अंदर की साइड बनते हैं। ठीक है, एक ये है इंटीरियर एंगल, एक ये है, एक ये है और ये है। हम इसे नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल है। जो इंटीरियर एंगल है सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स। टू राइट एंगल्स का मतलब क्या हुआ, 90, एक राइट एंगल प्लस 90, तो कितना हो गया ये 180। देखिए अब आगे क्या कह रहा है कि सेम साइड पर जो इंटीरियर एंगल बन रहा है, सेम साइड पर देखिए, सेम साइड पर ये है 1 and 2 प्लस एंगल 2, और सेम साइड पे क्या है एंगल 3
प्लस एंगल 4। अब सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल बन रहा है उनमें से जो टू राइट एंगल से छोटा हो, मतलब टू राइट एंगल का मतलब क्या था, 180 डिग्री, इनमें से जो भी 180 डिग्री से छोटा होगा उन लाइन्स को, जैसे हमने मान लिया ये 3 और 4 का सम 180 से छोटा है, तो वो कह रहा है इन टू स्ट्रेट लाइन को अगर हम आगे प्रोड्यूस करते हैं जो जिनका सम 180 से कम है, अब उन्हें आगे हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो आगे मीट कर जाएगी, वो वाली साइड जो है वो आगे जाकर मीट कर जाएगी। क्लियर? अगर 180 डिग्री से छोटे इन दोनों का सम होता 1 और 2 का, तो हम इसे आगे इंडेफिनाइटली आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ये भी कहीं पर मीट कर जाएगी। बस कहने का मतलब यह है, जो इतना घुमा कर दिया है, टू राइट एंगल्स की जगह 180 डिग्री भी कह सकते थे, कि अगर हम टू स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करते हैं तो इनमें से जो भी इंटीरियर एंगल, जिस भी साइड का इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री से कम होगा वो लाइन आगे प्रोड्यूस करके मीट कर जाएगी। क्लियर?